वेलकम बैक टू माय चैनल। कल हमने ये क्वेश्चंस ट्राई करने थे, तो आज इनसे ही कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 था कि एक चेस बोर्ड दिया हुआ है, उसमें ब्लैक बॉक्सेस हैं और वाइट बॉक्सेस हैं। तो अब ये स्क्वायर्स में से हमने दो स्क्वायर पिक करने हैं, एक वाइट और एक ब्लैक, और दोनों स्क्वायर्स जो हैं वो सेम रो या सेम कॉलम में नहीं होने चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, मान लो कि हम वाइट कलर का बॉक्स या स्क्वायर पिक कर लेते हैं। सपोज ये वाला स्क्वायर पिक कर लिया, तो इसका मतलब है ना ये ब्लैक स्क्वायर पिक हो सकता है, ना ये वाला, ना ये वाला, और ना ही जो इस लाइन में ब्लैक स्क्वायर्स आएंगे वो पिक किए जा सकते हैं। लेकिन पहला स्क्वायर पिक करने की क्या प्रोबेबिलिटी है? वी हैव टोटल 32 white and 32 black squares at the beginning। तो हमने जब सबसे पहले वाइट स्क्वायर पिक करना है तो आउट ऑफ 32 पिक किया जाएगा, और बाद में जब हमने एक ब्लैक स्क्वायर पिक करना है उसके लिए हमारे पास 8 स्क्वायर्स कम हो जाएंगे, क्योंकि ये चार और ये चार हम नहीं पिक कर सकते। इसका मतलब है कि ब्लैक स्क्वायर कितने में से पिक करा जाएगा? 32 माइनस 8 में से। टोटल कितने हैं? 64 में से हमने 2 पिक करने हैं। तो ये हमारी आ गई रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने क्या करना था कि अ वुमन हैज n कीज, और एक ही की जो है वो डोर ओपन करेगी। पहला केस है कि वुमन जो है वो डिस्कार्ड कर देती है की जो वो ट्राई कर रही है, अगर वो नहीं लगती तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है डोर ओपन ऑन kth की। तो सबसे पहले अगर वो डिस्कार्ड कर देती है, सबसे पहले तो हमारा केथ की पे जाके हमारा डोर ओपन होगा। तो केथ कहा उन्होंने, एग्जैक्टली फर्स्ट सेकंड थर्ड तो कहा नहीं। तो फर्स्ट के लिए हम क्या केस लेंगे? n-1/n प्रोबेबिलिटी। क्यों? क्योंकि करेक्ट की हमने छोड़ के जो इनकरेक्ट कीज हैं उनमें से कोई एक की लगाई है, इसलिए n-1 इज द फेवरेबल प्रोबेबिलिटी, और टोटल नंबर ऑफ चांसेस या आउटकम्स के हैं n इनटू सेकेंड ट्राई में। अब ये वाली डिस्कार्ड होगी और करेक्ट वाली भी एक बार साइड पे है, तो कितने बचेंगी? n-2/n-1, क्योंकि हमने फर्स्ट वाली डिस्कार्ड कर दी है तो वो जो है टोटल में नहीं आएगी। इनटू अप टू सो ऑन केथ ट्राई तक। मान लो कि अब हम केथ ट्राई कर रहे हैं, केथ ट्राई में करेक्ट की लगेगी, करेक्ट की एक ही है। टोटल जो हमारे पास कीज थी जिसमें से हमने चूज करना है वो कितनी है? n-k-1। अब k-1 क्यों? क्योंकि ये पिछली वाली k-1 हमने डिस्कार्ड कर दी है, तो कितनी बची? n-k-1। और ये किसके बराबर आ जाता है? ये इससे कट जाएगा, ऐसे ही अगले वाले से कट जाएगा, ऐसे चलते चलते ये वाला कट जाएगा। तो क्या आंसर आया? 1/n। अब सेकंड केस है कि वो डिस्कार्ड नहीं करेगी। अगर डिस्कार्ड नहीं करेगी तो फर्स्ट ट्राई में क्या होगा? n-1/n। सेकेंड ट्राई में अगेन n-1/n, अप टू सो ऑन। लेकिन केथ ट्राई में क्या होगा? 1/n। तो इसका क्या मतलब हुआ? n-1/n रेज टू द पावर k-1 इंटू 1/n इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, अब नेक्स्ट केस अब है, अगर हमने फाइंड करनी हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। जैसे अज्यूम कि ये हमारे पास एक स्क्वायर है, उसमें हमने कोई ये एरिया असाइन कर दिया। मान लो ये ए एरिया है और ये एस स्क्वायर है, हमने ये एरिया असाइन कर दिया। अब अगर हम एक बॉल जो है वो ऊपर से थ्रो कर रहे हैं इस एरिया में, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो जो बॉल है वो ए एरिया के अंदर आके ड्रॉप होगी या ए एरिया को टच करेगी? तो इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ज्योमेट्रिकल फिगर्स। उसका क्या फॉर्मूला रहता है? प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू एरिया ए डिवाइडेड बाय एरिया एस। बस,
क्योंकि हमें ये हमारा फेवरेबल है और ये हमारा टोटल है, तो वही चीज़ हमने की है। एग्जाम्पल जैसे मान लो स्क्वायर दिया है ऑफ साइड 1 मीटर, और उसके बाद हमें एक इस तरह से 1/4 पार्ट ऑफ सर्कल ड्रॉ कर दिया। तो इसका सर्कल का फिर इसका क्या मतलब, रेडियस क्या हो जाएगा, अगेन 1 मीटर। ये हमारा ए है टोटल, और ये हमारा स्क्वायर जो है। तो अब प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, प्रोबेबिलिटी एरिया ऑफ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल नहीं, क्वार्टर ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्पेस। एरिया ये 1 स्क्वायर और ये 1/4 ऑफ पाई आर स्क्वायर, तो ये बन गया पाई/4। इसके बाद हम करेंगे कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है गिवन सम कंडीशन, बेस्ड ऑन सम कंडीशन, दैट इज प्रोबेबिलिटी अंडर अ कंडीशन। और probability of occurrence of an event excuse me, when another event has already occurred। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए से इवेंट 1, बी से इवेंट 2, तो हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है अकरेंस ऑफ ए गिवन बी। इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए given that B has already occurred। फाइन। अब इसको कैसे कंप्यूट करते हैं, मतलब इसका मैथमेटिकल फॉर्म है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये अगर हमने फाइंड करना प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए तो वो हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल कि हमें कोई लॉट दिया है, उसमें 100 आइटम्स हैं। ओके, जैसे ये बॉक्स ले लेते हैं, इसमें 100 बॉल्स हैं, लेकिन इन बॉल्स में से 10 बॉल्स जो हैं वो डिफेक्टिव है। इसमें 10 डिफेक्टिव बॉल्स हैं। तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो फर्स्ट बॉल ड्रॉ करी जाएगी वो डिफेक्टिव है। 10 बॉल्स में से 100 बॉल्स, मतलब डिफेक्टिव बॉल में से हमने एक निकाल लिया ना, तो ये मान लो सपोज इवेंट ए है। अब हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है कि सेकंड बॉल डिफेक्टिव है गिवन फर्स्ट बॉल डिफेक्टिव थी। तो इसका क्या मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर मैं इसको बी अज्यूम कर लूँ, तो बी इंटरसेक्शन ए अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए हमें निकालनी है। अब बी इंटरसेक्शन ए क्या होगी कि दो डिफेक्टिव बॉल्स निकली हैं, राइट। तो इसको कैसे लिखेंगे, 10C2 अपॉन 100C2 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमें पता है 10/100। इसको कंप्यूट कर लेंगे। नेक्स्ट, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई गिवन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बिकॉज बी और फाई का इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज 0 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये क्या बन जाएगा, 0। सेकेंड, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एस गिवन बी निकालना हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी equals to probability of b upon probability of b equals to 1. Third is, if a1 and a2 are disjoint, disjoint का क्या मतलब है कि उनकी इंटरसेक्शन 5, तो probability of a1 यूनियन a2 गिवन b क्या हो जाएगा, probability of a1 यूनियन a2 इंटरसेक्शन b अपॉन probability of b। इसका मतलब है probability of a1 इंटरसेक्शन b यूनियन a2 इंटरसेक्शन b अपॉन probability of b। सिंस a1 a2 डिसजॉइंट है तो उनका इंटरसेक्शन b के साथ भी डिसजॉइंट होगा, इसलिए यूनियन क्या कन्वर्ट हो जाएगा समीशन में। तो ये वैसे यहाँ समीशन नहीं डालेंगे क्योंकि हम ए बी से रेफर कर डाल भी सकते हैं। probability of a1 intersection b plus probability of a2 intersection b upon probability of b। अब इसको एक और चीज करके लिख सकते हैं, probability of a1 intersection b upon probability of b, डिनोमिनेटर स्प्लिट कर लिया, इससे क्या हुआ, ये चीज क्या बन गई, probability of a1 given b, और ये क्या बन गई, probability of a2 given b। ओके, अब उसके बाद है that probability of a given b also lies between 0 and 1। next is probability of a complement given b किसके बराबर हो जाता है, 1 माइनस probability of a given b के। सिक्स्थ इज probability of a given b complement। अब इस केस में क्या होगा, इसको हम ये चीज नहीं लिख सकते, ये सिर्फ अगर ऊपर वाली कंडीशन में कॉम्प्लीमेंट होगा तभी ये बनेगा, क्योंकि ए कॉम्प्लीमेंट को मैं कैसे लिख सकती हूँ, एस माइनस ए करके, इसके कारण ये इस तरह से स्प्लिट हो जाता है। ओके, तो और इस केस में बी कॉम्प्लीमेंट क्योंकि डिनोमिनेटर में चला जाता है इसलिए ये ऐसे नहीं बनेगा, इसमें ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इस तरह से ही सॉल्व करना पड़ेगा इसको। अब ये डिपेंड करता है ए और बी में कुछ कॉमन है कि नहीं है, फर्दर इसको इसी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा, इसको हम इसके बराबर नहीं लिख सकते। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज
थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसकी स्टेटमेंट क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। ये अब देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किसके बराबर रहेगी? पहले तो उसका कंडीशनल ए के साथ और ए की प्रोबेबिलिटी, फिर उसका कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट के साथ और फिर ए कॉम्प्लीमेंट की प्रोबेबिलिटी। ये हुएगी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी की मैथमेटिकल स्टेटमेंट। अब अगर हमने इसका प्रूफ करना हो तो लेट, या हम कह सकते हैं कि राइट बी इक्वल्स टू बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। इन चीज़ों को हमेशा हम वेन डायग्राम से कंफर्म कर लेते हैं। अगर ये बी है तो बी इंटरसेक्शन ए ये वाला पोर्शन हुआ, और फिर उसके बाद बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट ये वाला पोर्शन हुआ। तो हमने बी को दो डिसजॉइंट पार्ट्स का यूनियन करके लिख लिया। अगर हमने डिसजॉइंट किया है तो उससे क्या हो जाएगा, इसको मैं अलग अलग प्रोबेबिलिटी की तरह लिख सकती हूँ। जब हमने इसको अलग अलग लिख लिया, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, इसको हम इस तरह से लिखिए। अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, राइट। और अगर मैं ए कंडीशनल बी लूं तो उसको इस तरह से लिखा जा सकता है, राइट। और सॉरी, ए कंडीशन यहाँ पे ए आना था। अब क्योंकि हमें अपनी थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी शो करनी है, तो उसकी स्टेटमेंट क्या थी? बी कंडीशनल ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। तो इसके कारण मैं कौन से वाला यूज करूंगी? ये चीज यूज करूंगी। तो ये बी इंटरसेक्शन ए क्या बन जाएगा? इसको अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड ले जाऊं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। सिमिलरली इसको भी लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कंडीशनल ए कॉम्प्लीमेंट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। हेंस प्रूव्ड। अगर इसको हमने जनरलाइज करना हो, जनरलाइज का क्या मतलब है कि हमारा जो सैंपल स्पेस है उसमें सिर्फ एक ए इवेंट नहीं है, उसमें ए आई इवेंट्स हैं, बहुत सारे आई इवेंट्स हैं। सपोज कि मेरा पूरा सैंपल स्पेस ही कवर है और उसमें सिर्फ एक बी, इस तरह से कुछ मेरा बी जो है ये एक अलग से इवेंट ले लिया, तो इसमें क्या होगा? बी को फिर हम कैसे लिख सकते हैं? समीशन ऑफ I from 1 to n probability of B given AI into probability of AI। ओके, अब इसी के बेस पे बेस थ्योरम भी हम देख सकते हैं। इट्स क्वाइट अ फेमस थ्योरम एंड आई नो आप सबको इसके बारे में पता ही होगा। लेट बी बी एनी इवेंट such that probability of B is greater than 0. Let AIs be mutually exclusive and exhaustive events
then probability of AI given B equals to probability of B given AI into probability of AI upon summation या total probability. B given AI, probability of AI, I from 1 to n. दिस इज द स्टेटमेंट फॉर बेस थ्योरम. अब इसका प्रूफ अगर करना हो इट्स क्वाइट सिंपल, लेकिन अगर पेपर में आए तो डिटेल्ड प्रूफ के लिए इसके प्रूफ में हमें पिछला जो हमने थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का प्रूफ डाला था वो भी इंक्लूड करना पड़ेगा. तो इसके प्रूफ क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन बी को हम कैसे लिख सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई गिवन इंटरसेक्शन बी को मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए आई भी लिख सकती हूँ. और बाय थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई. और इसको भी हम कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आई अपॉन समेशन. Now, next is multiplication theorem. इसमें क्या है, for n events probability of intersection of ai's I from 1 to n किसके बराबर हो जाती है, probability of ai a1 into probability of a2 given a1 into probability of a3 given a2 intersection a1 up to so on probability of an given a1 intersection a2 intersection up to so on intersection an minus 1. इसका प्रूफ भी काफ़ी सिंपल है. हम इसे ओपन कर सकते हैं. जब हम इसको ओपन कर लेंगे तब ये a2 इंटरसेक्शन a1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ a2 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ a1 हो जाएगा. तो a1 से a1 कट जाएगा. ऐसे ही आगे आगे चलते चलते जो है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के साथ कट होता रहेगा और फाइनली हमारे पास सिर्फ इसकी स्टेटमेंट बचेगी जो न्यूमरेटर होगा इसका, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ a1s और ai's. तो वो हमारा राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल हो जाएगा. अब नेक्स्ट वाले में हम एग्जांपल ट्राई करते हैं बेस्ड ऑन बेस थ्योरम. After two coins, one coin is biased such that probability of heads is 1/3. Okay, if selected coin is tossed and heads show up, find the probability that it is an unbiased coin. It's quite simple. सॉल्व करने लगे तो probability of unbiased coin क्या होगी, 1/2. क्योंकि दो कॉइन्स हैं, दोनों को पिक करने की बराबर प्रोबेबिलिटी रहेगी. प्रोबेबिलिटी ऑफ बायस्ड कॉइन क्या होगी, अगेन 1/2. बट प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन अनबायस्ड कॉइन विल बी 1/2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स ऑन बायस्ड कॉइन विल बी 1/3. हमें क्या फाइंड करना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि वो अनबायस्ड कॉइन था गिवन के हेड आया. क्वाइट सिंपल.
सब्स्टिट्यूट एंड सॉल्व और जो भी होगा वो आंसर हम इजीली कंप्यूट कर सकते हैं। नाउ अब बेस थ्योरम के रिलेटेड बहुत सारी एग्जांपल्स होती हैं जो हमने 12th में सॉल्व करी हैं। इसकी प्रैक्टिस करने के लिए हम वो वाली एग्जांपल्स रेफर कर सकते हैं और 2-3 एग्जांपल्स आराम से सॉल्व हो सकती हैं। अभी मैं एक क्वेश्चन दे देती हूँ बट हम इसे सॉल्व नहीं करेंगे, ये सिर्फ तुम लोगों की प्रैक्टिस के लिए है। There are 4 urns. Urn 1, urn 2, urn 3 and urn 4. Each have 3 blue, 5 red and 6 black balls. But fifth urn U5 has 4 blue, 4 red and 6 black balls. An urn is selected at random. From these 5 urns and a ball is drawn and a black ball is drawn. तो इसको हम ट्राई कर सकते हैं किसी भी तरह से कि प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल फर्स्ट टर्न से आई थी या प्रोबेबिलिटी कि वो बॉल फिफ्थ टर्न से आई थी। बॉल came from fifth turn. Fine. Moving on to our next topic. इतना पता चल गया। Next is independent events. इंडिपेंडेंट इवेंट्स हमने पहले भी पढ़े थे। उसमें क्या होता है कि एक की अकरेंस दूसरे की अकरेंस को किसी भी तरह से इफेक्ट नहीं करती है, या कह लो एक पहले अकर हुआ उसकी प्रोबेबिलिटी या उसके अकर होने की प्रोबेबिलिटी जब दूसरी बार हम अपना एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे तो वो इफेक्ट नहीं करेगी। occurrence of one doesn't affect the occurrence of another. तो इसमें मैथमेटिकली क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के प्रोडक्ट के बराबर हो जाती है। और अगर ए आई मतलब एन इवेंट्स हो जाएं तो A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन AN, तो इसमें अलग अलग केसेस आएंगे। सबसे पहले तो आएगा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस और पेयर वाइज इंडिपेंडेंस। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि वो आपस में भी इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। अगर मैं 2 ले रही हूँ, मैं 3 ले रही हूँ, मैं 4 ले रही हूँ, वो किसी तरह से इफेक्ट नहीं कर रहे हैं। पर पेयर वाइज इंडिपेंडेंस में क्या होता है कि हम सिर्फ 2-2 अगर लेके करें ना तभी वो इंडिपेंडेंट आते हैं। इसमें फर्दर 2 केसेस हैं। जैसे ये चीज तो क्या होगी, पेयर वाइज भी होगी और म्यूचुअल भी होगी। बिकॉज इसमें है ही 2 इवेंट्स। पर अगर n केस आ जाए तो पेयर वाइज में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटरसेक्शन AJ इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ AJ
such that I is not equals to j। हम पेयर वाइज में सिर्फ इतना कह सकते हैं कि मैं कोई भी पेयर उठाऊंगी वो आपस में इंडिपेंडेंट होगी, पर अगर मैं 3 ले लेती हूँ, ए आई इंटरसेक्शन ए जे इंटरसेक्शन ए के, तो वो श्योरली मैं ऐसे नहीं लिख सकती, मे बी ये ट्रू ना हो। दैट इज नॉट ऑलवेज इक्वल, क्योंकि हम पेयर वाइज की बात कर रहे हैं। पर अगर हम म्यूचुअल की बात करें तो इसमें क्या होगा, पेयर भी होगा, ट्रिपलेट भी होगा, और मतलब कि एन तक सारे होंगे। ए आई इंटरसेक्शन ए जे तो ट्रू रहेगा ही, फिर उसके बाद ए आई ए जे ए के भी होगा तो वो भी आएगा। इसी तरह से अगर मैं n इवेंट्स तक ले जाऊं, i फ्रॉम 1 to n, तब भी ये क्या होंगे, प्रोडक्ट की फॉर्म में आ जाएगा। फाइन। पेयर वाइज में सिर्फ पेयर्स का, और म्यूचुअल में सारे तरह के सेट, पेयर भी और 3 का भी, ऐसे ही 4 का भी, 5 का भी, n तक सबके लिए प्रोडक्ट हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आईज का। अब एक और चीज क्या नोट कर सकते हैं, म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज पेयर वाइज इंडिपेंडेंस, क्योंकि इसमें पेयर वाइज इंडिपेंडेंस का केस कवर हो रखा है, पर पेयर वाइज इंडिपेंडेंस कैन नॉट इम्प्लाई म्यूचुअल इंडिपेंडेंस। अब इसके बाद अब ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाला केस जो है, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज कर पाएंगे, उसमें भी हम इंटरसेक्शन यूज करते हैं। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या लिखेंगे, इफ ए एंड बी आर गिवन इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहां से इंडिपेंडेंस का मीनिंग क्लियर और ज्यादा हो जाता है। बी पहले अकर कर चुका है, हमें गिवन दिया हुआ है, लेकिन बी पहले अकर हुआ या नहीं हुआ वो डिपेंड ही नहीं किया प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ए पे, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी किसके बराबर आ गई, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर आ गई। बी पहले अकर किया हुआ है पर इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। यहाँ से इंडिपेंडेंस क्लियरली शो हो जाती है कि ए की अकरेंस बी पे डिपेंड नहीं करती है। इसी तरह से अगर मैं बी गिवन ए भी कर लूँ तो भी सेम ही रहेगा, इंटरसेक्शन को स्प्लिट कर लेंगे, डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आ जाएगा, तो ये किसके बराबर चला जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के। अब अगर इसके रिलेटेड हमने एक एग्जांपल करनी हो, अब हमने क्या किया कि कार्ड्स ले लिए, टेक 4 कार्ड्स। कार्ड 1 पे मैंने क्या लिखा, A1 A2 A3। कार्ड 2 पे लिखा A1, कार्ड 3 पे लिखा A2, और कार्ड 4 पे लिखा A3। अब ये सारे कार्ड्स जो हैं मैंने एक बॉक्स में डाल दिए, और उसमें से मैंने एक रैंडमली कार्ड पिक कर लिया, और यू कैन से अ कार्ड वाज पिक्ड रैंडमली। तो इससे क्या होगा,
अभी प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करनी है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ A1 क्या हो जाएगी, 1 and 2, 2 कार्ड्स में आउट ऑफ 4। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 भी 1/2। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2, A1 और A2 एक साथ एक ही कार्ड पे आएंगे, 1/4 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन A3 इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A3। फाइन। अब अगर हमने फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी की जगह हमें फाइंड करना है चेक वेदर A1 एंड A2 आर इंडिपेंडेंट। तो कैसे चेक करेंगे, A1 एंड A2 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। तो इसके लिए हमें ये चीज देखनी पड़ेगी। तो A1 इंटरसेक्शन A2 की प्रोबेबिलिटी 1/4 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 1/2 इक्वल्स टू 1/4। तो ये सेटिस्फाई कर रही है कंडीशन। इसका मतलब क्या है, A1 एंड A2 आर पेयर वाइज इंडिपेंडेंट। सिमिलरली A2 A3 और A1 A3 को हम शो कर सकते हैं। अब इसके बाद अगर हमें फाइंड करना हो कि A1 A2 A3 आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, पेयर वाइज इंडिपेंडेंट हमने शो कर दिया। म्यूचुअल इंडिपेंडेंस के लिए हमें ये चीज चाहिए और ये एक ही कार्ड पे है तो 1/4 अगेन। तो क्या बन जाएगा म्यूचुअल इंडिपेंडेंस के लिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 किसके बराबर होनी चाहिए थी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 के बराबर होनी चाहिए थी। पेयर वाइज हम शो कर चुके हैं, फर्स्ट स्टेप डन। सेकेंड स्टेप में हमें इन्हें ट्रिपलेट की फॉर्म में चेक करना चाहिए। 1/4 है, 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, ये 1/8 आ गई। And 1/4 is not equals to 1/8. This implies AIs are not mutually independent. Okay? तो ये था इंडिपेंडेंट इवेंट्स का कॉन्सेप्ट। अब फर्दर इसके रिलेटेड अगर हमने, अभी ये तो मैथमेटिकली एग्जांपल थी ना, अगर हमें जस्ट दे रखा हो, सपोज हमें दिया हुआ है A एंड B आर इंडिपेंडेंट, तो हमें शो करना है A एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। इसको हम प्रॉपर्टी की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं। A कॉम्प्लीमेंट एंड B आर इंडिपेंडेंट, A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट आर इंडिपेंडेंट। ये एक प्रॉपर्टी भी ली जा सकती है कि अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो A और B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे, A कॉम्प्लीमेंट और B भी इंडिपेंडेंट होंगे और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट भी इंडिपेंडेंट होंगे। अब ये हम किस तरह से शो कर सकते हैं, पहले तो एक ही केस कराऊंगी मैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट अगर हम पिक करें तो इसमें क्या बनेगा, A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, राइट। उसके बाद इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉमन आ गया, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B कॉम्प्लीमेंट। अब इसी तरह से A कॉम्प्लीमेंट एंड B को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, और A कॉम्प्लीमेंट एंड B कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिख सकती हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, राइट। अब A यूनियन B को एक्सपैंड कर लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B करके, और उसमें से फिर हम आराम से
एक में से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉमन निकाल लेंगे और वो दो फैक्टर्स में स्प्लिट हो जाएगा। इसको हम इस तरह से लिख पाएंगे फाइनली। और ये चीज़ क्या बन जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। जस्ट इसको ओपन करना है और उससे ये स्टेप बन जाएगा। फाइन, ये चीज़ हमारी इस तरह से, ये प्रॉपर्टीज ही हैं। और उसके बाद यही सेम चीज़ हम 3 के लिए भी फर्दर एक्सपैंड कर सकते हैं। जैसे वहाँ पे ए बी था, इसमें अगर ए बी सी दिया हो दैट दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, तो इसका मतलब क्या है, ए बी एंड सी कॉम्प्लीमेंट आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ए बी कॉम्प्लीमेंट एंड सी, ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड सी आर ऑल्सो म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, even a complement b complement and c, a complement b and c complement, a b complement c complement, as well as a complement b complement and c complement is also mutually independent. सिमिलरली इसी इसको शो करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट है जैसे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकते हैं। बिकॉज दे आर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट, ये भी स्प्लिट हो जाएगा और ये भी स्प्लिट हो जाएगा, फिर उसमें से हम कॉमन निकाल के इन तीनों को अलग अलग प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख पाएंगे। फर्दर अगर इस चीज़ को एक्सपैंड करना है तो इसको कैसे एक्सपैंड करना है, probability of C minus probability of B intersection C minus probability of A intersection C plus probability of A intersection B intersection C करके लिख लेंगे। अगर तुमने देखना है ना ये कैसे बन रहा है, तो इसको हम आराम से वेन डायग्राम बना के देख सकते हैं। ये चीज़ है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी के साथ इंटरसेक्शन करता हुआ ये वाला पोर्शन। अब इस पोर्शन में से देखो क्या माइनस हो रहा है, पूरे सी में से ये दोनों इंटरसेक्शंस माइनस हो रही हैं, क्योंकि 3 वाली इंटरसेक्शन 2 बार माइनस हो गई तो उसको एक बार हमने ऐड कर दिया। अब फर्दर इसको वापस हम स्प्लिट करके लिख सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं और ये इन तीनों में आराम से लिखा जाएगा। सिमिलर ये वाला जैसे हमने पिछले वाला किया था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट को लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। इसका मतलब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी। इसको हम ओपन कर लेंगे और फिर हम फैक्टर्स अलग अलग स्प्लिट कर सकते हैं। अगेन वही वाली फॉर्म आएगी, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, और ये इस फॉर्म में लिखा जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ हमारा प्रोबेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम अपना रैंडम वेरिएबल्स एंड वेरियस डिस्ट्रीब्यूशंस उस सारे टॉपिक के ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बाय बाय।